बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं बेटा? खुश हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा जी, मैं हूं मोहम्मद अली फ़ारूकी और आज हम लेक्चर नंबर जो है वो 9 ले रहे हैं। चैप्टर की थ्योरी ख़त्म हो चुकी है और आज जो है हम एक्सरसाइज शुरू करने लगे हैं। तो इसमें देखें बेटा, पहले हम MCQs को देखेंगे। तो आप लोग भी अपनी बुक्स खोल लें, तो MCQs को समझते हैं, देखते हैं। देखें जी, इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द given choice. Two equal but unlike parallel forces having different line of action produce couple. B पार्ट इसका आंसर है कि ये कपल पैदा करता है। इसको मैं डिटेल से पहले भी समझा चुका हूँ, दोबारा फिर समझ लें कि ये अगर हमारे पास कोई बॉडी है, स्टीयरिंग है कार का, स्टीयरिंग वगैरह, तो अगर हम एक फोर्स यहाँ लगाते हैं और एक फोर्स यहाँ लगाते हैं, तो अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हों एंड अपोजिट इन डायरेक्शन हों, तो गौर कीजिएगा कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है और इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी जो है बेटा वो डिफरेंट है। तो इस तरह ये एक क्या पैदा करेंगे भला? टार्क पैदा करेंगे और उस टार्क को हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड कपल, कि ये कपल इसमें पैदा हो रहा है। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है, टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, कि ये टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो ये प्रोड्यूस करती हैं क्या भला? कपल पैदा करती हैं। बी पार्ट है। और यहाँ पर मैं आपको ये बतला दूँ कि हमारे बच्चे ना मक्खी पे मक्खी मारते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे कि लकीर के फ़कीर होते हैं, ठीक है? तो समझते नहीं हैं, बस रट्टा मार रहे होते हैं। वो जी फलां MCQ का कपल आंसर आएगा, बी पार्ट होगा, फलां MCQ का सी पार्ट होगा, फलां MCQ का डी पार्ट होगा। ऊपर जो इबारत है उसके ऊपर वो गौर ही नहीं करते, ठीक है? तो टीचर, और ये इम्तिहान में पिछले 2-3 साल से ये प्रैक्टिस हो रही है, ख़ास तौर पर 9th में फ़िज़िक्स के अंदर, कि टीचर क्या करता है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर देता है। 12 MCQ होते हैं ना, उसमें 1 या 2 MCQ के अंदर टीचर उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर देता है। और बच्चों ने चूँकि मक्खी पे मक्खी मारनी होती है, तो वो तो रट्टा मार के गए हुए थे कपल कपल कपल। अब उन्होंने कपल को टिक कर दिया, भी जो हमने याद किया हुआ था, सर ने पढ़ाया है, कपल ही ठीक है। तो वो हो जाता है गलत। क्यों? कि टीचर ने इसी क्वेश्चन के अंदर जो है वो हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन की जगह पर टीचर ने क्या कर दिया? डिफरेंट को काट कर क्वेश्चन के अंदर सेम लाइन ऑफ एक्शन कर दिया। तो अब क्वेश्चन क्यों बन गया? टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो जब अब बच्चे ने तो डिफरेंट, वो तो उसको तो याद ही नहीं करता, समझता ही नहीं है, तो बच्चे ने तो कपल पे टिक कर देना है। हालांकि अगर यहाँ पर डिफरेंट लाइन की बजाय सेम लाइन लगा दें तो फिर इसका आंसर इक्विलिब्रियम बन जाएगा, सी पार्ट बनेगा। फिर कैसे भला? कि अगर आप यही वाली फोर्स यहाँ से उठाकर यहाँ लगा दें, ऐसे। अब आप गौर करें, अब ये डिफरेंट लाइन नहीं होगा, तो टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्स, देखें
टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, तो प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम। फिर इसका आंसर सी पार्ट बन जाएगा कि वो फिर इक्विलिब्रियम पैदा करेंगे। क्यों? कि जी इनका नेट फोर्स सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 जब होगा तो ये पहली कंडीशन पूरी हो जाएगी और बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये आपका पहला एमसीक्यू मैंने दोनों तरह से समझा दिया। अब दूसरा एमसीक्यू है, द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाई हेड टू टेल रूल आर 2 फोर्स। भाई हेड टू टेल रूल से क्या हम सिर्फ 2 फोर्स जमा करते हैं, 3 जमा करते हैं, 4 जमा करते हैं, या जितना मर्जी फोर्सेस हों हम उनको हेड टू टेल रूल से ऐड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको याद होगा लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि हेड टू टेल रूल में चाहे 2 फोर्स हों, 3 हों, या जितनी मर्जी फोर्सेस हों तो हम उनको हेड टू टेल रूल से ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर हुआ डी पार्ट, एनी नंबर, कि ये 2 वेक्टर 2 फोर्स ज़रूरी नहीं है, 3 ज़रूरी नहीं है, 4 ज़रूरी नहीं, एनी नंबर चाहे जितनी मर्जी फोर्सेस हों तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स आर 2। तो बी पार्ट है 2 कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो 2 होते हैं। लेकिन ये बात भी आप याद कर लें कि हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर ये मैंने तफसील से बताया था कि जब हम यूँ करते हैं, अपना याद होगा आपको कि जब हम जो है ये देखें बेटा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये हमारे पास फोर्स थी और इसके ये 2 कंपोनेंट्स थे, एक एफ एक्स था और एक एफ वाई कंपोनेंट था। तो ये दोनों कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर हैं, तो देयर आर 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो आपके 9th के सिलेबस के मुताबिक तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो 2 हैं, ठीक है। लेकिन जब आप जाएंगे ना एफएससी में फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पर ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फिर 3 बन जाते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट, जी कंपोनेंट जिसे हम कह सकते हैं। तो वो जी कंपोनेंट कैसे होगा वो फिर आप वहीं पर तफसील पढ़ेंगे। किस्सा मुख्तसर ये है कि अगर आप लोग 9th में जब बात करेंगे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं 2, लेकिन हकीकत में 2 नहीं होते। ये 9th के सिलेबस के मुताबिक 2 हैं, लेकिन हकीकत में ये 3 होते हैं। तो एक्स कंपोनेंट होता है, वाई कंपोनेंट यानी एफ एक्स है, एफ वाई है और एफ जी होता है। तो वो हमारे सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ फोर्स 10 न्यूटन इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। देखें यही फोर्स है, फ़र्ज़ कर लें ये 10 न्यूटन है और ये एंगल जो यहाँ पे बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, एंगल 30 डिग्री बन रहा है। तो ये फोर्स है, ये एंगल 30 डिग्री है। तो ये इस फोर्स के 2 कंपोनेंट्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। तो वो कहता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी अगर इस फोर्स की वैल्यू 10 हो, कि अगर ये फोर्स 10 हो तो ये कंपोनेंट कितना होगा, और ये उसने नहीं पूछा वैसे। तो अब हम देखते हैं, ये रीज़न भी मैंने साथ कर दी है। एफ एक्स का फार्मूला था एफ कॉस थीटा और एफ वाई का फार्मूला था एफ साइन थीटा। तो अब एफ की कीमत तो दी हुई है 10, ये 10 लगा दिया, थीटा भी दिया हुआ है 30, तो ये कर लिया। तो 10 cos 30 कैलकुलेटर उठाएंगे और cos 30 मालूम कर लेंगे तो वो बनेगा 0.866 और ये 10 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.66 न्यूटन और ये राउंड ऑफ करेंगे तो 8.7 न्यूटन। ये एफ एक्स होगा और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो सही आंसर हमारा डी पार्ट बनता है 8.7। ठीक है, यहाँ पर भी बच्चे फिर वही बात है, लकीर के फ़कीर बन जाते हैं कि जी जनाब 8.7 न्यूटन 8.7 न्यूटन वो याद करके जाते हैं
और टीचर क्या करता है, यहाँ जो उसने क्वेश्चन में देखें, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, इट्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट विल बी। क्वेश्चन है इट्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट विल बी, तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये वाला है। लेकिन अगर वो, क्योंकि इस फोर्स के कंपोनेंट तो दो हैं, तो उसने पूछा हॉरिजेंटल और वो 8.7 आया। लेकिन अगर क्वेश्चन करने वाला वर्टिकल कंपोनेंट पूछ ले हमसे, अब हमारे बच्चों ने तो रट्टा मारा होता है 8.7 का, तो वो 8.7 लिखाते हैं। लेकिन अगर वर्टिकल कंपोनेंट हो तो फिर याद रख लो, फिर यहाँ पर हमारे पास, मैं यही चलो चेंज कर दूँ, तो यहाँ पर आप देखें बेटा, ये एफ वाई बन जाएगा और यहाँ पर कॉस थीटा की बजाय साइन थीटा बनेगा और यहाँ पर साइन 30 बन जाएगा। फिर साइन 30 जो होता है वो 0.5 होता है, 0.5 न्यूटन। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर वो बन जाएगा, अल्लाह भला करे, 5 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा एफ वाई, तो जो एफ वाई कंपोनेंट होगा वो साइन 30 होगा और साइन 30.5 होता है और 0.5 मल्टीप्लाई 10, तो 5 न्यूटन जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट का आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है फिर वो बी पार्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी पार्ट बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 पार्ट जो है वो हल हो गया। उसके बाद जी ये वैल्यूज़, बेटा जी बात सुन लें, ये जो वैल्यूज़ हैं साइन 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, ये पीछे पेज नंबर जो है अल्लाह भला करे, ये टेबल है 88 पेज, तो वहाँ पर ये टेबल के अंदर वैल्यूज़ मौजूद हैं, साइन, कॉस और टेन थीटा। तो ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं। कैलकुलेटर से भी ये वैल्यूज़ निकाली जा सकती हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आप वहाँ से या तो ये टेबल से याद कर लें या फिर जो है कैलकुलेटर से आप ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा 5 है, अ कपल इज फॉर्म, तो अ कपल इज फॉर्म बाई 2, बेटा इसका साफ ज़रा है, कपल के लिए मेन शर्त 3 शर्तें होती हैं, तो वो तीनों शर्तें डी पार्ट में पूरी हो रही हैं। 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन, कि उनकी लाइन सेम ना हो, तो ये कपल के लिए शर्त है, तो डी पार्ट इसका आंसर होगा। उसके बाद जी 6 पार्ट है, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, कि बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा व्हेन, तो इसका लास्ट पार्ट सही होगा, एक्सेलरेशन इज 0। याद रख लें, व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, तो याद रख लें एक्सेलरेशन 0 होगा तो जो हमारे पास फार्मूला होता है फोर्स का कि F इज इक्वल टू एम ए, तो अगर आपका एक्सेलरेशन ही 0 हो जाए तो m मल्टीप्लाई 0, तो ये फोर्स जो है वो 0 बन जाएगी, और ये नेट फोर्स जब 0 होगी तो फिर बॉडी जो है वो किस में होगा बेटा, इक्विलिब्रियम के अंदर होता है बॉडी। तो इस वजह से ये हमारा डी पार्ट इसका आंसर है। लेकिन जो ए पार्ट है इसी में क्वेश्चन 6 का जो ए पार्ट है, एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब है कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उसकी, तो अगर उसकी वैल्यू हो तो फिर ये जब इसकी वैल्यू होगी 1 हो 2 हो 3 हो तो मैथ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उस पर फोर्स 0 नहीं होगी। तो जब फोर्स 0 नहीं होगी तो इक्विलिब्रियम की जो शर्त थी कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 वो पूरी नहीं होगी और फिर वो बॉडी इक्विलिब्रियम में भी नहीं होगा। जबकि क्वेश्चन में उसने कह दिया है अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। तो नेट फोर्स 0 कब हो सकती है, जब एक्सेलरेशन 0 हो। ठीक है, स्पीड इज यूनिफॉर्म, ये वाली बात भी गलत है। क्यों कि अगर बॉडी दायरे में मूव कर रहा हो तो उसकी स्पीड तो यूनिफॉर्म हो सकती है लेकिन उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। क्यों
क्योंकि ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन चेंज करने की वजह से इट्स वेलोसिटी विल बी चेंजेस, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, और जब पैदा होगा एक्सेलरेशन तो फिर फोर्स जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो बॉडी इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो ये बात है। स्पीड एंड एक्सेलरेशन आर यूनिफॉर्म, तो ये वही बात दोनों हो गई ऊपर वाली कि अगर दोनों यूनिफॉर्म है इसका मतलब है वैल्यू मौजूद है। फोर्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो जब फोर्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि बॉडी इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम। और यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगा? व्हेन एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। तो डी पार्ट ही हमारा सही पार्ट है। उसके बाद जी अ बॉडी इज़ इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये तो बहुत आसान है कि भाई कीप्स इट हाइट इफ़ डिस्प्लेस, कि न्यूट्रल की बात आपको याद होगी कि न्यूट्रल में क्या होता है कि बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह जब लेकर जाते हैं, बॉल थी टेबल के ऊपर रखी हुई थी, तो उसकी हाइट जो है वो ना तो बढ़ती है ना कम, उसको जो सीजी था सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो अपनी हाइट को मेंटेन रखता है। यही बात यहाँ पर है, कीप्स इट्स हाइट इफ़ डिस्प्लेस। तो ये आंसर हो गया। उसके बाद जी आखिरी हमारा MCQ है 8वां। तो रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय, तो ये हमारा जो है तफसील के साथ हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि रेसिंग कार के बारे में मैंने बताया था कि एक तो उनकी हाइट कम रखते हैं और दूसरा उनका जो बॉटम है वो हैवी होता है ताकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे जाए और वो स्टेबल हों, तो लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 4.2 है। तो डिफाइन द फॉलोइंग, रिजल्टेंट वेक्टर है, टार्क है, सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये सारी चीज़ें हम जो है ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद जी 4.3 है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स, टार्क एंड कपल, स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद जी हमारे पास जो है 4.4 है, हेड टू टेल रूल हेल्प्स टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इसके अंदर और भी बहुत सारी बातें हैं इस लेक्चर के अंदर, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ इस लेक्चर के अंदर मौजूद है। और हाउ कैन अ फोर्स बी रिजॉल्व इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। इसके अंदर 2 टॉपिक्स थे, एक टॉपिक यही है और दूसरा इसके अगले वाला जो टॉपिक है वो वहाँ लेक्चर में तफसील से दिया हुआ है। उसके बाद जी 6 जो लेक्चर क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, कि बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम इफ इट सेटिस्फाइज द 2 कंडीशंस। नंबर 1, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज 0, sum of all torques acting on body is 0, that is sigma f is equal to 0, sigma t is equal to 0, तो then body is in complete equilibrium। ये हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 7 क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो भाई याद रख लें लेक्चर नंबर 6 के अंदर ये मौजूद है इसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 8, वाई देयर इज नीड of second condition for equilibrium if a body satisfy first condition for equilibrium। तो ये भी लेक्चर नंबर 06 के अंदर इसका आंसर आपको वहाँ मैंने बताया था और ये भी कहा था कि भाई ये क्वेश्चन भी आगे आ रहा है, लेक्चर में मैंने बतला दिया था। उसके बाद जी 4.9 है, व्हाट इज़ द सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ये भी वही लेक्चर नंबर 6 के अंदर ही मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मूविंग बॉडी विच इज़ इन इक्विलिब्रियम। सिंपल सी बात है, कोई भी बॉडी जो मूव कर रहा है चाहे ऊपर से नीचे हो या चाहे ज़मीन पर मूव करे, तो इफ़ बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक बात सुन लें, अगर हम ये कहेंगे ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, तो उसके लिए डायरेक्शन सेम हो जाएगी खुद ब खुद ही। लेकिन अगर हम कहें कि इफ़ अ बॉडी हैज़ इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो फिर उसके साथ जो है वो इन स्ट्रेट लाइन बोलना पड़ेगा
स्पीड के लिए कि यूनिफॉर्म स्पीड है तो फिर स्ट्रेट लाइन कहना पड़ेगा, तो फिर वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। क्यों कि अगर हम सिंपल ये बात कर दें कि इफ़ ए बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड है और फिर ये कह दें कि जी देन बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वजह कि अगर बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड और वो स्ट्रेट लाइन में है फिर तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन में साफ ज़ाहिर है जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो फिर जो है वो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सीडेंट पैदा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फिर बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये बात याद कर लें। तो खैर उसके बाद जी अगला क्वेश्चन हमारा, इफ़ अ बॉडी से कार और पैराट्रूपर मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन दैट बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम, तो फिर जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में होता है। 11 क्वेश्चन है कि बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। थिंक ऑफ अ बॉडी विच इज़ एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम, कि ऐसी मिसाल दें कि वो रेस्ट में हो लेकिन इक्विलिब्रियम में ना हो। बड़ा आम तौर पर ये होता है कि कोई भी बॉडी जो रेस्ट में होता है ना तो वो इक्विलिब्रियम में भी होता है, आम तौर पर, यानी ऐसे ही होता है। मसलन कोई किताब पड़ी हुई है टेबल के ऊपर तो रेस्ट में है, तो जब रेस्ट में है तो वो इक्विलिब्रियम में भी है, साफ ज़ाहिर है। लेकिन कोई ऐसी मिसाल देनी है कि बॉडी हो तो रेस्ट में मगर इक्विलिब्रियम में ना हो, तो उसका आंसर ये है, कॉन्सिडर अ बॉडी इज़ वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड, कि हमने बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंका है। एट द हाईएस्ट पॉइंट द बॉडी इज़ एट रेस्ट फॉर अ वाइल, और जब ऊपर पहुंचेगा बॉडी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर तो थोड़ी देर के लिए, एक लम्हे के लिए वो बॉडी रुकेगा, रुकेगा ना तो वो रेस्ट में होगा फॉर अ वाइल, बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी स्टिल एक्ट्स ऑन द बॉडी, लेकिन उस लम्हे उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लग रही होगी। इसका मतलब है सिग्मा एफ वाली जो शर्त है कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 वो तो ना हुई पूरी, क्योंकि उस लम्हे जब बॉडी रुका हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज स्टिल एक्टिंग, वो अमल कर रही है। तो जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी अमल कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 वाली बात पूरी ना हुई। हम कहेंगे कि सिग्मा एफ इज नॉट इक्वल टू 0, ड्यू टू दिस रीज़न द बॉडी इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दस द बॉडी इज़ एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। उसके बाद ये 11 के बाद 12 है, वाई अ बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो साफ ज़ाहिर है ये मैंने अभी आपको आंसर दिया था, लेकिन आपको लिख कर भी देता हूँ। अच्छा बेटा जी, ये हमारा जो 12वां क्वेश्चन है, वाई अ बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। बहुत सिंपल आंसर है, एज सिंगल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी दैट इज सिग्मा एफ नॉट इक्वल टू 0, ड्यू टू दिस रीज़न द बॉडी इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो साफ ज़ाहिर है जब वो शर्त ही पूरी नहीं हो रही तो फिर बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि वाई द हाइट ऑफ व्हीकल इज़ केप्ट एज लो एज पॉसिबल। द हाइट ऑफ व्हीकल इज़ केप्ट एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, दिस लोअर्स देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड हेल्प्स टू इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी। इसकी तफसील जो है हम गुज़िश्ता लेक्चरों के अंदर कर चुके हैं बार बार। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन्ड बाय स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, गिव वन एग्जांपल इन ईच केस। तो साफ ज़ाहिर है ये भी हम जो है वो गुज़िश्ता लेक्चर नंबर जो है
वो 8 के अंदर जो है वो कर चुके हैं। 8 और 7 क्वेश्चन के अंदर लेक्चर नंबर 7 और 8, क्योंकि जो इसमें स्टेबल है वो लेक्चर नंबर 7 में है और जो बाकी हैं अनस्टेबल और न्यूट्रल वो लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम कर चुके हैं। बेटा जी इस तरह आपका जो चैप्टर है एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। अगर फिर भी एमसीक्यू के अंदर या किसी टॉपिक के अंदर जो मुझसे मेरा लेक्चर आप लोगों ने लिया हुआ है, अगर कोई बात समझ ना आए तो जो हमारे बच्चे हैं ग्रुप वाले उनको तो नंबर का पता है, लेकिन जो बाहर वाले बच्चे हैं तो अगर कोई मसला बने तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, तो इस नंबर के ऊपर जो है आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो 030177999688 इस नंबर के ऊपर आप, लेकिन शर्त ये है कि आप क्वेश्चन वही करें जो लेक्चर लिया हुआ हो, जो मेरा लेक्चर लिया हुआ है, और उसमें अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो फिर वो आप पूछें, वो सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका होगा। अगर आपने लेक्चर ही नहीं लिया हुआ मेरा और फिर कोई क्वेश्चन करेंगे तो फिर उसका मुझे नहीं पता होगा कि भी आपके कंसेप्ट पहले कितने क्लियर हैं, तो उसका शायद मैं आपको सही तरह से जवाब ना दे सकूं। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।